सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ जाता है कि व्हाट इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब आप फॉर्म फिल करते हो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, तो आप यूपीएससी को मेंशन करते हो कि आपने अपना ऑप्शनल क्या चूज किया है। हाउ डू यू चूज एन ऑप्शनल? आगे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। जोड़ियां भगवान बनाते हैं, है ना, इट इज होली क्रिएशन। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी हम लोग पढ़ते हैं। इसके ऊपर हमारा फोकस सिर्फ कंटेंट डिलीवरी करके खत्म करने का नहीं होता। हमारा फोकस है कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। इसके अलावा कुछ डूज एंड डोंट्स है। देखिए क्या चाहिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं तो यू नीड टू बी पेशेंट। Hello guys, welcome to PW Only IAS. My name is Shekhar and I am the faculty of sociology at PW Only IAS. So we had planned, many students, they face confusion over how to choose an optional or what is an optional. So we thought that why don't we come up with a video which will guide you about optionals. It will help you to know your optionals. It will also help you to figure out how to choose an optional, and if you have decided over choosing an optional, you should also be aware about optional. तो जैसे मेरा जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आज क्या होते हैं, ये बताऊंगा। उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑप्शनल को अगर चूज़ करना है तो उसको कैसे चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज़ करते हैं तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कैसा नेचर है और आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एज आई साइड, हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। तो हमारा टॉपिक है नो योर ऑप्शनल। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ जाता है कि व्हाट इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब हम सबों को पता है, आई होप कि आप लोगों को अभी तक ये पता होगा गाइस, दैट यूपीएससी जो अपना एग्जाम कंडक्ट करता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज के लिए, इसको यूपीएससी 3 चरण में करता है, राइट? आपको फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी स्टेज, दैट इज स्टेज 1। सेकेंड स्टेज जो है वो है मेन स्टेज, है ना, विच इज स्टेज 2। और थर्ड स्टेज जो है वो है पर्सनालिटी टेस्ट, वो है पर्सनालिटी टेस्ट विच इज स्टेज 3, राइट? आउट ऑफ these 3 stages, ये जो मेंस का एग्जाम होता है, इसमें यूपीएससी ने आपके लिए जनरल स्टडीज के नाम पे आपके लिए कुछ फिक्स्ड पेपर्स डिसाइड किए हैं। GS1, GS2, GS3 एंड GS4। इसके अलावा यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप 250 मार्क्स के एसे पेपर्स को भी लिखें। तो ये जो जैसे GS1 होता है तो इसमें आपको हिस्ट्री, सोसाइटी, ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ज्योग्राफी। GS2 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप पढ़ेंगे, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस। GS3 हो गया तो उसमें आप इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज, ऐसे टॉपिक पढ़ोगे। और GS4 जो है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। ईच पेपर, ईच ऑफ दीज एसे के 250 मार्क्स होते हैं। लाइकवाइज ईच ऑफ दीज GS 250 मार्क्स का है रेस्पेक्टिवली। मतलब GS1 250 मार्क्स का है, GS2 250 मार्क्स के हैं, GS3 250 मार्क्स के हैं, और GS4 जो है वो भी 250 मार्क्स का है। अब जीएस के जो सिलेबस होते हैं वो तो कंपल्शन है ना, वो तो कंपल्सरी है। आपको वो टॉपिक्स पसंद हो या ना हो, किसी को हिस्ट्री पसंद हो या ना हो, किसी को पॉलिटी पसंद हो या ना हो, तो लेकिन यूपीएससी ने जो सिलेबस स्पेसिफाई किया है वो तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेंगे। तो यहां पे आपके पास चॉइस नहीं है। यूपीएससी इसके अलावा यह आकलन करना चाहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट में आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, कोई आपका चॉइस है, आपकी उस पर एक्सपर्टीज है, तो आप कितना वेल रेड और वेल नॉलेज्ड हो उसके बारे में। एंड दैट इज द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मेंस में यूपीएससी आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने को बोलता है ना, एंड यूपीएससी आपको काफी लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, 40 ऑप्शनल के ऊपर ऑप्शनल देता है ना, और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका चॉइस है। जब आप फॉर्म फिल करते हो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, तो आप यूपीएससी को मेंशन करते हो कि आपने अपना ऑप्शनल क्या चूज किया है। सो व्हेन यू पिक एनी ऑप्शनल, ये आप अपनी तरफ से अपना डिसीजन बता रहे हो यूपीएससी का कि बॉस
I personally feel that I am comfortable in this particular subject and now you can test my knowledge on this subject. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो एक विषय है जिसपे आपने अपनी चॉइस बताई है यूपीएससी को कि मैं इस विषय में कंफर्टेबल फील कर रहा हूं, आप इसमें मेरा डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक कर लें, राइट? तो ये आपके चॉइस से आता है ना, इट इज डिसाइडेड ऑन चॉइस ऑफ कैंडिडेट, है ना। इट इज नॉट कि यूपीएससी आपको फोर्स कर रहा है ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, आप चूज करते हैं, ठीक है। और उसने यूपीएससी ने क्या किया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को दो पेपर में डिवाइड कर दिया है। हर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो दो पेपर में होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और ईच ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये ईच पेपर जो है वो 250 मार्क्स के होते हैं। कितने के होते हैं? 250 मार्क्स के होते हैं। ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट एक तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हो, मतलब आप यूपीएससी को डिक्लेयर कर रहे हो फॉर्मली कि आई थिंक दैट आई एम कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट, यू कैन चेक द डेप्थ ऑफ माई नॉलेज। सेकेंडली, ये एक विषय है जो 500 मार्क का वेटेज रखता है, 500 मार्क्स फॉर वन सब्जेक्ट। एक विषय, सिर्फ आप एक विषय पढ़ ले, वो उससे आपको 500 मार्क्स के लिए आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो। एंड दैट इज वाई आपने देखा होगा यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें तो ऑप्शनल हैज बिकम द डिसाइडर इन डिसाइडिंग कि स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है तो उसकी रैंक क्या है, क्या पोजीशन है। इसीलिए ऑप्शनल का चॉइस बहुत ही क्रूशियल बन जाता है। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चूज एन ऑप्शनल? अगर आपको ऑप्शनल विषय चूज करना है तो आप कैसे चूज करो? अब यार ऑप्शनल चूज करने से पहले बच्चे, स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज्ड होते हैं, बिकॉज यूपीएससी ने आपको कंफ्यूज कर दिया, बहुत सारे चॉइसेस दे दिए। एट द सेम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फियर होता है कि कुछ ऑप्शनल्स होती है बस वही अच्छा परफॉर्म करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी आपको 10% का कन्वर्जन दिखेगा, है ना, ऐसा भी हिस्ट्री रहा है। बट यूपीएससी क्या चाहती है कि आप डिक्लेयर करो कि आप किस में कंफर्टेबल हो। अब मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो कि 5 साल का लॉ का कोर्स किया है, उसके बावजूद अगर वो उस कोर्स में कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी फेलियर है। बट आप कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो या कोई सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हो, उसमें पहले खुद श्योर हो कि तो आप किस चीज के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो वो चीज। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को लेके बहुत ही फियरफुल था, है ना, या पेनफुल एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन पीरियड, आप कंफर्टेबल नहीं हो इसलिए नहीं लेना चाहते हो, तो फेयर इनफ। या अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो अवेलेबल नहीं है यूपीएससी के पास एज एन ऑप्शनल, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हुआ करता था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑप्शनल अवेलेबल ही नहीं था यूपीएससी के लिए, ठीक है, तो दैट वाज अंडरस्टूड कि ये ऑप्शनल अवेलेबल ही नहीं है, आई कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। क्लियर? सो आपको ये समझना होगा कि व्हेन वी आर चूजिंग एन ऑप्शनल तो बहुत सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करने हैं। यूपीएससी ऐसा नहीं मानता है कि सिर्फ 2, 3 या 4, 5 ऑप्शनल है वही अच्छे हैं और आप उसी से चूज करो। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी तो सिर्फ 4-5 ऑप्शनल के बीच का चॉइस दिया होता ना, वो तो 48 या मोर देन 40 आपको ऑप्शनल्स दे रहे हैं। एग्रीकल्चर भी कर सकते हो आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी कर सकते हो आप, हिंदी साहित्य से भी कर सकते हो आप, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, ये सारे डाइवर्स सब्जेक्ट से आप कर सकते हो ऑप्शनल की तैयारी, राइट? आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए, आपकी अपनी इंडिविजुअल डिसीजन होनी चाहिए, ठीक है, कि आप क्या ऑप्शनल चूज कर रहे हो। तो इसके क्या पैरामीटर्स, क्या मापदंड हम रख सकते हैं इसके मेजरमेंट के लिए? तो आई वुड सजेस्ट कि जो सबसे पहला फैक्टर होना चाहिए दैट शैल बी द इंटरेस्ट। देखो यार, मैंने आपको बोला कि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 500 मार्क्स का आता है। सिंस ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 500 मार्क्स का आता है, तो यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस सब्जेक्ट को लेके क्वाइट कंफर्टेबल फील करो, है ना, क्योंकि यहां पे थोड़े डेप्थ में भी यूपीएससी जाके क्वेश्चंस पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चंस वो वैसे पूछेगा जहां पे देखेगा कि आपने सिर्फ नॉलेज को क्रैमिंग तो नहीं किया है, रटा तो नहीं है, या आप उसको समझ के कुछ
समाज में अप्लाई करके अप्लाइड क्वेश्चन लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब आपके ब्रेन की एनालिटिकल कैपेसिटी क्या है एंड एनालिटिकल थिंकिंग आपकी कितनी अच्छी है, कितनी डीप और डाइवर्स है, उसको चेक करने की कोशिश करेगी यूपीएससी। ठीक है, तो यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ऑप्शनल, प्लस उसका वेटेज कितने का है, 500 मार्क्स का वेटेज का है एक सब्जेक्ट का, तो आपको पढ़ना काफी पड़ेगा, है ना। यूपीएससी ने सिलेबस स्पेसिफाई किया होगा, और जीएस के हिसाब से आपको थोड़ा डेप्थ में भी जाना होगा, क्योंकि किसी टॉपिक से रिलेटेड जो नुएंसेस होंगे छोटे छोटे, वो भी, उसकी भी जानकारी आपको होनी जरूरी है। अगर आप इन सारे चीजों को समझते हो, तो क्या अगर आप किसी ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें आप बहुत लंबे समय तक समय व्यतीत नहीं कर सकते हो, राइट, जिसको आप 6 घंटे 7 घंटे तक पढ़ नहीं सकते हो, या मिनिमम चलो 5 घंटे डेली पढ़ नहीं सकते हो, या कंसिस्टेंटली लंबे समय तक साल 2 साल नहीं पढ़ सकते हो, तो क्या आपके लिए वो ऑप्शनल सस्टेनेबल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मैथमेटिक्स, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैं एज अ फैकल्टी मैथमेटिक्स ले सकता था अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑप्शन में नहीं था, बट आई रियलाइज दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ मैथमेटिक्स। आई ऑल्सो रियलाइज दैट आफ्टर अ पॉइंट it will be difficult for me to sit on mathematics for a long period of time. सो मैंने उसके हिसाब से भी डिसीजन लिया कि भाई दैट इज नॉट सुटेबल फॉर मी, आई शुड डू समथिंग एल्स। उसके बाद जब हम आपको इंटरेस्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट किस बेसिस पे डिसाइड होता है? आपका ये आर्बिट्ररी कॉल नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली, अच्छा हमको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा है, सही, हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। अच्छा हमको सोशियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सही है, सोसाइटी के बारे में बताता है, हम सोशियोलॉजी पढ़ लेते हैं। या अच्छा हम कोई कविता पढ़े थे बचपन में किसी कवि का, हमको बहुत अच्छा लगा था, हमको रामधारी सिंह दिनकर साहब की कविता बहुत पसंद है, रश्मि रथी, हम हिंदी साहित्य ले लेते। नहीं, देखिए, आपको यूपीएससी एक रैशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है, सिविल सर्विसेज जो है, वो खुद में लीगल रैशनल अथॉरिटी पे चलती है, वो खुद में एक लीगल रैशनल इंस्टीट्यूशन है। तो बच्चों से भी यूपीएससी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अपने एटीट्यूड में थोड़े लॉजिकल हो, थोड़े साइंटिफिक हो और थोड़े रैशनल हो। तो आपको लॉजिकली अपने इंटरेस्ट को भी समझना है। आप इसको कैसे मेजर करोगे? क्या आपने अभी तक सिलेबस देखा है? तो सबसे पहले नो योर सिलेबस। आप जाके देखिए कि यूपीएससी के जो डिफरेंट ऑप्शनल्स हैं उनके सिलेबस में क्या प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं सबसे पहला। और उन कंटेंट्स को देखिए, थोड़ा गूगल कर लीजिए, चाहिए तो उनके बारे में सोचिए कि क्या ये सब टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट स्टेज उसके बाद क्या है, कुछ पीवाईक्यूज को भी देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चंस को देख के ये एनालाइज करने की कोशिश करिए कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। मतलब अगर आप कंटेंट सीख जाओ तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल रहोगे या नहीं होगे। ठीक है, एक तो ये चीज आप एनालाइज कर लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मान लीजिए आप कोई ऑप्शन चूज करने का सोच रहे हैं, आपको ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको पॉलिटिकल साइंस इंटरेस्टिंग लग रहा है, या आपको सोशियोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हाट यू डू फॉर इट इज कि आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को देखो। एटलीस्ट इनकी कुछ, मतलब 3-4 किताबें आती हैं 11th और 12th में इन सब सब्जेक्ट्स की, इनके एनसीईआरटी को एक ओवरव्यू, आप एक उसकी ग्लेजिंग करो, इसके 1-2 चैप्टर्स को आप पढ़ो। आप देखो कि चीजें आपको इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, आपको वो एंगेजिंग लग रहा है कि नहीं। और साथ में ये भी देखो कि क्या आप कंफर्टेबल हैं उस सब्जेक्ट के साथ। अगर आप ये 3 प्रोसेस कर लेते हो कि पहले आप सिलेबस चेक कर लिए, अपना कंफर्ट सिलेबस से देखे, फिर आप पीवाईक्यू देखे, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे कि नहीं, मतलब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, किसमें क्या करना है एंड ऑल दैट। और उसके बाद जब आप 11th 12th की एनसीईआरटीज थोड़ा सा गेज करते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ, दिस इज एंगेजिंग, आई कैन रीड दिस सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आई एम एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द whatever prima facie level of understanding that I am developing while reading these newspapers. ठीक है। इंटरेस्ट के अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी गाइडेंस। आप कई दफा क्या होता है कि यूपीएससी में जब आप ऑप्शनल चूज करते हो तो आपको गाइडेंस अवेलेबल नहीं होते। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, आईएम से किए हुए थे, लेकिन उन्होंने मैनेजमेंट ऑप्शन रखा था। एज अ रिजल्ट ही स्ट्रगल्ड, ही गॉट इनटू सर्विसेज, लेकिन कभी भी उनको 250 मार्क्स से ज्यादा नहीं आ पाया।
और उसके बाद वो मुझे क्या कहा करते थे कि अन्ना, द रीजन आई कुडंट गेट सेलेक्टेड it in my first or second attempt was my optional. I was stuck between 200 to 220. Why? Because there was no proper compiled material, there was no proper guidance. तो जब मैं गाइडेंस की बात कर रहा हूं तो ये मेंटरशिप, टीचिंग, इसकी अवेलेबिलिटी, इसको प्लस मटेरियल्स, एबेंडेंसी ऑफ मटेरियल्स, मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि मटेरियल्स जो है वो एबेंडेंट तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से मेरा एक और मित्र थे जो कि मैनेजमेंट किया था उन्होंने IIM अहमदाबाद से, बट ही हैड टेकन सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है, और आज वो भी सर्विसेज में है, उत्तराखंड में IAS ऑफिसर है, राइट। तो ये कुछ मैच्योर डिसीजंस हैं तो है जो आपको लेने होते हैं। कुछ ऑप्शनल जरूर डिफिकल्ट पड़ जाते हैं क्योंकि उनके मटेरियल्स अच्छे से कंपाइल्ड नहीं है, या फिर उसके लिए आपको टीचिंग जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, गाइडेंस या मेंटरशिप नहीं है, आप टेस्ट्स वगैरह उसके बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो आप सेकंड फैक्टर जो रखिए वो इसको रखिए। थर्ड फैक्टर आपको जो रखना है वो है कि आप अपना ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड रख सकते हो, ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड रख सकते हो, है ना। आपको मैं खुद कह रहा हूं, आप खुद से सोचिए, किसी बच्चे ने अगर 5 साल में लॉ किया है और फिर भी अगर वो लॉ से कंफर्टेबल नहीं है तो उसको सोचने की जरूरत है कि अगर वो लॉ 5 साल तक आप लॉ पढ़े हो फिर भी लॉ नहीं लेना चाह रहे हो तो व्हाट कुड बी द रीजंस। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग रीजंस नॉट टू चूज दैट सब्जेक्ट, ठीक है। If your experience is such that you have been uncomfortable with that subject and you lack confidence in that subject, तभी आप वो सब्जेक्ट ना लें। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म किया है, उस सब्जेक्ट को एंजॉय भी करते हो आप, तो आप कंफर्टेबली वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, चाहे आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर वो पॉलिटिकल साइंस में हो, हिंदी में हो, अगर वो मैथमेटिक्स में हो, अगर वो कॉमर्स में हो, अगर वो सोशियोलॉजी में हो। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के वक्त में जब उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे, आप कंफर्टेबल थे उसमें, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करोगे तो उस समय थोड़ा कम आपके लिए लगेगा और आपको बेनिफिट ही पहुंचाएगा। सो टेक दैट ऑल्सो एज अ फैक्टर। एंड लास्ट में कहीं पे जाके आना चाहिए यूपीएससी का ट्रेंड वगैरह, है ना, ये लास्ट फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब सिलेक्शन रेट किसी ऑप्शन का कितना है, ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। मैं इनफैक्ट इससे ज्यादा ऑल्टरनेटिव आपको एक फैक्टर बोलता हूं कि आप किसी ऑप्शन को चूज कर रहे हैं तो ये जरूर देखिए कि उसका रेलेवेंस जीएस में या एसए में कैसा है और कितना है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिस ऑफ चॉइस ऑफ ऑप्शनल। इसके बेसिस पे आप किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है? सोशियोलॉजी समाज को पढ़ता है, समाज शास्त्र है ना। हम लोग सोशल लाइफ जीते हैं, हमारा जो सोशल लाइफ होता है उसके कुछ फिक्स्ड पैटर्न होते हैं, है ना। मतलब जैसे आप पिताजी से जैसे बात करते हैं और अपने मित्र से जैसे बात करते हैं वो सेम नहीं है ना। तो एक फिक्स्ड पैटर्न है, आप पिताजी से एक तरीके से बात कर रहे हो, आप मम्मी के प्रति एक प्रकार से बिहेव कर रहे हो, और आप अपनी वाइफ के प्रति दूसरे प्रकार से बिहेव कर रहे हो, या आप अपने मित्र के प्रति दूसरे प्रकार से बिहेव कर रहे हो। या अभी मैं क्लासरूम एनवायरनमेंट में हूं, एज अ टीचर जब मैं क्लासरूम में बिहेव कर रहा हूं तो मेरा बिहेवियर अलग होगा। जब मैं शाम को दोस्तों के साथ चिल आउट कर रहा हूं तो मेरा बिहेवियर अलग होगा। समझ में आ रहा है? तो हम अपने सोशल लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, है ना, एक पैटर्न्ड मैनर में जीते हैं, और हम अपने सामाजिक जीवन में अपने लिए नए मीनिंग्स, है ना, नए रियलिटीज ये क्रिएट भी करते हैं, नए रिलेशनशिप्स भी क्रिएट करते हैं। और हमारा जो सोशल लाइफ है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि पॉलिटिक्स भी हमारे सोशल लाइफ का पार्ट है, जैसे कि इकोनॉमी भी हमारे सोशल लाइफ का पार्ट है, जैसे कि कल्चर भी हमारे सोशल लाइफ का पार्ट है। तो सोशियोलॉजी क्या करती है? सोशियोलॉजी इन सब का सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी करती है। मतलब सोशियोलॉजी क्या करेगी कि डेटा सेंट्रिक, है ना, रिसर्च कंडक्ट करेगी और रिसर्च के थ्रू इन सब चीजों को पढ़ने की कोशिश करती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है? इट इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी, मतलब कि तथ्य के आधार पे, है ना,
नॉट जस्ट स्पेकुलेशन और अजम्पशन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो हम अपने सामाजिक जीवन को और समाज को जो समझते हैं उसको सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से, मतलब हम उसके पे रिसर्च करेंगे, सोशल रिसर्च करके हमको अपने सामाजिक जीवन के बारे में कुछ जानकारियां मिलती हैं। उन जानकारियों को समझने वाला सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी। तो इसके लिए सोशियोलॉजी क्या करता है? सोशियोलॉजी बहुत सारे थ्योरीज बनाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाएगा। तो सोशियोलॉजी जगह अगर आपको सीखना है तो आपको नए नए थ्योरीज सामाजिक जीवन के बारे में सीखने को मिलेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके जीवन सामाजिक जीवन के बारे में सीखने को मिलेंगे, और आपके लिए मतलब काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि टॉपिक ऐसा है जो कि समाज का पार्ट है। अब जब से हमारा जन्म होता है हम लोग समाज के पार्ट हो जाते हैं। जैसे फैमिली, सबसे पहले आपका जन्म होता है, परिवार वाले, आप एक परिवार के मेंबर बनते हो, वो परिवार वाले, आपकी मम्मी आपको भाषा सिखाते हैं, आपके पिताजी आपको आपका इकोनॉमिक सपोर्ट करते हैं, आपको शेल्टर देते हैं, आपका प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। फिर आप घर में नमस्ते करोगे या आदाब करोगे या जय जय करोगे, वनक्कम बोलोगे, हिंदी बोलोगे या तमिल बोलोगे या कन्नड़ा बोलोगे, ये सब तैयार हो रहा है। फिर आप स्कूल जाते हो जहां पे और सामाजिक जीवन का नियम सीखते हो। आप समझ रहे हो, पूरा एक सोशलाइजेशन प्रोसेस चलता है। तो हम लोग बचपन से तो सामाजिक जीवन में इन्वॉल्व रहे ही हैं, है ना। मैरिज क्या होता है वो तो हमको पता ही है। सोशियोलॉजी इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली रिसर्च करके आपको उसकी जानकारी देगा। फॉर एग्जाम्पल, सोशियोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है? सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैरिज को पढ़ता है ना, सिस्टमैटिक तरीके से। अब शादी क्या है ये तो आपको पता ही होगा, है ना। एक बेसिक लेवल पे तो अंडरस्टैंडिंग है कि दो लोगों का मिलन है, दो लोगों का यूनियन है। अब सोशियोलॉजी इसी मैरिज को थोड़ा एकेडमिकली डिफाइन कर देगा कि मैरिज क्या है। सोशियोलॉजी बोल देगा कि मैरिज एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है, मैरिज एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, जहां पे दो लोगों के बीच में, वेयर देयर इज यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, और उनके बीच में देयर इज, उनका जो ये यूनियन है उसको सोसाइटी अप्रूव करती है। देयर इज सोशल अप्रूवल ऑफ दोज यूनियंस, है ना। सोसाइटी आपको अप्रूव करती है, आपके इस रिश्ते को रिकॉग्नाइज करती है ना। अब इसके बेसिस पे जो दो इंडिविजुअल जो आपस में शादीशुदा होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर कुछ अधिकार मिल जाता है ना। दे शेयर सर्टेन राइट्स। ये जो दो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने आपस में शादी की है, ये क्या करते हैं? दे आर शेयरिंग सर्टेन राइट्स, शेयरिंग सर्टेन राइट्स। तो अब क्या हो गया? ये एकेडमिक डेफिनेशन बन गई मैरिज की। तो आप समझ रहे हो, सोशियोलॉजी इस टाइप के टॉपिक्स को पढ़ता है, बड़ा ही आसान है। और अगर आप क्वेश्चंस भी देखिएगा तो आपको सोशियोलॉजी इसी प्रकार की चीजें बताएगी। बस ये है कि क्या है कि बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि ये सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है। तो सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं? बहुत सारे रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के बेसिस पे समाज में क्या होता है उसको बता रहे हैं। जैसे कि यूपीएससी, और अगर आप पीवाईक्यूज देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे कि यूपीएससी ने पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मैरिज है, ठीक है, वो एक सेक्रेमेंट है। मैरिटल इंस्टीट्यूशन जो है एक सेक्रेमेंट है। बेसिकली जो हिंदू मैरिजेस हैं उनको आज भी सेक्रेमेंट माना जाता है, ठीक है। मतलब कि सेक्रेमेंट का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइन है ना, या इट इज समथिंग रिलेटेड टू सेक्रेड, है ना, बड़ा ही पवित्र है ना। इसका कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, इसका कुछ रिलीजियस आउटलुक है, राइट। तो अब क्या है, कोई थिंकर इस पे रिसर्च कर रखे हैं, जैसे के.एम. कपाड़िया साहब हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च कर रखा है और उन्होंने जैसे कि बता रखा है कि हिंदू विवाह जो है वो क्यों सेक्रेमेंट है, क्यों वो सेक्रेड है। 3 कारण से। क्यों? सबसे पहले पर्पस, आप शादी क्यों करते हो, है ना। तो बोलते हैं कि ट्रेडिशनली हिंदुओं में शादी इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो धर्म का ऑब्लिगेशन था। जैसे यज्ञ वगैरह करेंगे तो उसमें क्या होता है, शादीशुदा हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, है ना। तो ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन था, है ना। तो पहले धार्मिक पर्पस के कारण लोग शादी करते थे। इसलिए बॉलीवुड वगैरह में आप लोग मूवी देखते होंगे, पुराना मूवी डायलॉग था, मिलिए ये हमारी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का मतलब क्या? ऐसी पत्नी, ऐसी अर्धांगिनी जिसको आपने धार्मिक ऑब्लिगेशन के कारण लिया है, ठीक है।
तो क्योंकि ये फुलफिलमेंट रिलीजियस ऑब्लिगेशन से मैरिज लोगों को करना होता था। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या बोलते हैं कि मैरिज को परफॉर्म करने का जो तरीका है कि आप कैसे मैरिज को कंक्लूड करते हो, है ना, वो जो राइट्स हैं, है ना, कुछ राइट्स एंड रिचुअल्स कस्टम्स, वो भी सेक्रेड है, सेक्रेड राइट्स हैं, उसका भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। जैसे आप देखोगे कि होम एक सेक्रेड राइट है, एसेंशियल राइट है ना। होम क्या होता है, वो जो अग्नि, लॉर्ड अग्नि आप जलाते हो, ठीक है, उसके सामने में फिर आप ओथ लेते हो, है ना, यू टेक वाउज, ओरल प्रोमिसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं वगदना, जिसको हम लोग बोलते हैं वगदना, या फिर सतपदी मतलब कि 7 फेरे लेना, या फिर मंगल धारण्य मतलब मंगलसूत्र पहनाना। तो आप देख रहे हो मैरिज परफॉर्म करने के लिए भी कुछ सेक्रेड राइट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए भी वो सेक्रेमेंटल है, इसलिए भी वो डिवाइन या रिलीजियस नेचर का है। और तीसरा है, वो कहते हैं कि बिलीफ, मैरिज जो है ना सीक्रेट बिलीफ पे बेस्ड था। सीक्रेट बिलीफ कैसा सीक्रेट बिलीफ कि मतलब जोड़ियां भगवान बनाते हैं, है ना, इट इज होली क्रिएशन, है ना, तो ये ईश्वर की मर्जी है, इसीलिए मैरिज जो है वो इनडिसॉल्यूबल बॉन्ड है। क्या है? इनडिसॉल्यूबल बॉन्ड है ना। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर की मर्जी है, ये हेवनली क्रिएशन है, ठीक है। बस इस टाइप की चीजें आप पढ़ते हो, थिंकर ने रिसर्च करके मैरिज के बारे में ये 3 चीज बताया, आप समझ गए। अब हिंदू मैरिजेस क्यों सेक्रेमेंटल होते हैं आप उसको बहुत अच्छे से समझ गए। तो सोशियोलॉजी इस प्रकार का डिसिप्लिन है, इसमें टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें शुरुआत में आपको टाइम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर विषय का अपना लैंग्वेज होता है, उसी प्रकार से सोशियोलॉजी का भी अपना लैंग्वेज होता है, सोशियोलॉजी का अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थियरीज होते हैं, है ना, उसका अपना नजरिया होता है। देखो किसी एक समाज में कुछ घटना हुआ है, उस घटने को एक व्यक्ति एक पहलू से देखेगा, एक नजरिए से देखेगा, दूसरा व्यक्ति उसी चीज को अलग नजरिए से देखेगा। जैसे क्लासिकल सोसाइटी में या ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होते थे, जो पुरुष प्रधान सोसाइटी होती थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो बोलते थे पुरुष का काम है प्रोवाइड करना रिसोर्सेज, मतलब उसका काम है पैसे कमाना, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रोल, और महिलाओं का काम है केयर करना, मतलब घर चलाना, इमोशनल सपोर्ट देना, ये सब, इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव रोल, ठीक है। तो ट्रेडिशनल टाइम्स में लोग परिवार में ऐसे करके जेंडर रोल्स का डिवीजन देखते थे। तो एक पहलू ये है कि इसके बेसिस पे सबको अपना रोल पता होगा, सब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा और बहुत स्टेबल तरीके से समाज चलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप विमेन के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, फेमिनिस्ट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से देखिएगा, तो जब महिलाएं इस चीज को देखेंगी तो बोलेंगे क्यों भाई, हम क्यों नहीं ऑफिस जा सकते हैं, हमको खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, हमको ऑफिस में जाना है, हमको भी पैसा कमाना है, हमको भी पैसा कमाने दो। समझ रही है? तो मेरे साथ अन्याय है, इनइक्वालिटी है। तो एक ही फेनोमेना को देखने का अलग अलग चश्मा है, अलग अलग नजरिया है। तो सोशियोलॉजी कैसा डिसिप्लिन है ना, कि समाज में कुछ भी ऐसा अकर करता है, कुछ भी ऐसा घटना होता है, तो उसको मल्टीपल पहलू से, मल्टीपल नजरियों से देखता है, मल्टीपल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। उन नजरियाओं को समझना बहुत जरूरी है। जब हम उन नजरियाओं को, उन पहलुओं को समझते हैं, उसके बाद हमको समाज का एनालिसिस करना और समझना बहुत आसान हो जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि सोशियोलॉजी के बेसिस पे आप, मतलब सोशियोलॉजिकल नॉलेज को अप्लाई करके कोई ऐसा अप्लाइड क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रीफ आइडिया आपको मैं दे रहा था अबाउट सोशियोलॉजी ऑप्शनल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाई टू चूज सोशियोलॉजी ऑप्शनल। देखिए जैसा मैंने आपको भी मैरिज, फैमिली, ये सब बेसिकली डिस्कस किया। सबसे पहला कि ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दूसरा क्या है कि मतलब सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको यह समझना है कि ये सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आप एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर लिए तो उसके बाद इस सब्जेक्ट को कवर करना, आगे जाके सेम कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई होंगे और रिपीट होंगे और चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड फायदा क्या है कि अगर आप जनरल स्टडीज के साथ सिलेबस देखिएगा तो इसका बहुत ही अच्छा ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग इन द सेंस कि आप GS1 देखिए, उसमें सोसाइटी का पोर्शन है,
GS2 देखिए, उसमें सोशल जस्टिस का पोर्शन है। GS3 देखिए, उसमें भी आपको इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ लेबर क्लास, ठीक है, वर्किंग क्लास, ये सब प्रॉब्लम्स है जो कि अगेन सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। GS4 में आपको केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने के लिए अच्छा सोशियोलॉजिकल इंसाइट मिल जाता है। तो एक ऐसा डिसिप्लिन है, क्योंकि आप एज अ ब्यूरोक्रेट भी समाज को ही सर्व करते हो ना, तो समाज और ये सारे सब्जेक्ट्स तो आफ्टर ऑल समाज को ही पढ़ रहे हैं, तो उसमें काफी हेल्प कर देता है। इसीलिए अगर आप सोशियोलॉजी का सिलेबस भी अगर देखेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज गो थ्रू द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी। आप ये रियलाइज करेंगे कि जिससे काफी ओवरलैपिंग है, जैसे सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, है ना, इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, प्रोटेस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, सोशल रिफॉर्म्स, है ना, ये सब क्या है, हिस्ट्री से आपको क्लोज है। फिर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं। विजन्स ऑफ प्लानिंग एंड चेंज इन इकोनॉमिक चेंज। अब ये जो चैप्टर है वो आप एनसीईआरटी 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि कैसे प्लानिंग के थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल अप्लाई किया गया, कैसे महालनबीज मॉडल को अप्लाई किया गया, ठीक है, और कैसे बाद में हम लोग नरसिम्हा राव वाले मॉडल को देखे, गांधी जी ने कौन सा गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स सजेस्ट किया था, ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं। तो आप देख लो GS3 से भी आपका ओवरलैप आ रहा है। फिर इसके अलावा आप और कुछ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स को देख सकते हो, जैसे लॉ एंड सोशल चेंज हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पे आपको वो पॉलिटी का भी थोड़ा सा नॉलेज हेल्प कर देता है। तो सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन सिर्फ नहीं है जो कि जीएस को हेल्प करता है, सोशियोलॉजी थैंकफुली एक ऐसा डिसिप्लिन भी है जो को जीएस से हेल्प मिल जाता है। जीएस की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है, उससे सोशियोलॉजी में बहुत चीज समझना बहुत आसान हो जाता है। सो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ सोशियोलॉजी। उसके अलावा सोशियोलॉजी आपको इतना कंटेंट डेवलप करके देगा कि आप एस्से के लिए बहुत अच्छा फॉर्डर जनरेट कर लेंगे। अगर आप एस्से के लिए बहुत अच्छा फॉर्डर जनरेट कर पाते हैं तो आपको कंटेंट क्रिएशन में डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, कॉन्टेक्चुअल राइटिंग करते हैं आप, तो आपको ऐसे में अच्छे मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो एक रीजन ये भी है सोशियोलॉजी को लेने का। उसके अलावा मैं आपको बोलूंगा कि मटेरियल देखिएगा तो उसका अबंडेंस है ना, चाहे वो गाइडेंस हो गया, चाहे वो मटेरियल हो गया, इन सब का अबेंडेंस है। गाइडेंस का भी, मेंटरशिप का भी अबेंडेंस है। आप चाहे हमारे यहां से लीजिए या कहीं से भी लीजिए, आपको सोशियोलॉजी के ऊपर काफी गाइडेंस मिल जाएगा। तो ये थोड़ा आपको एक फायदा हो जाता है कि देयर आर मेनी पीपल अवेलेबल टू हैंड होल्ड यू। तो ये भी सोशियोलॉजी का एक फायदा हो जा रहा है। इसके अलावा सोशियोलॉजी में ओवरलैपिंग सिर्फ जीएस के साथ नहीं है, सोशियोलॉजी के पेपर 1 और पेपर 2 में खुद बहुत ओवरलैपिंग है ना। जैसे कि फैमिली मैरिज आप पेपर 1 में पढ़ते हो, सिस्टम ऑफ किनशिप, फिर वही फैमिली मैरिज आप पेपर 2 में भी पढ़ते हो। डिफरेंस क्या है कि पेपर 1 में जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स जानते हो, है ना, उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह समझते हो, और पेपर 2 में उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हो, भारतीय समाज के कॉन्टेक्स्ट में। उसी प्रकार से एक चैप्टर है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पेपर 2 में भी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ना है लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर एक चैप्टर है पेपर 1 में रिलीजन एंड सोसाइटी, पेपर 2 में भी रिलीजन एंड सोसाइटी पढ़ना है लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। एक चैप्टर है सोशल चेंज इन इंडिया, पेपर 2 में भी सोशल चेंज पढ़ना है लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत अच्छा इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो और उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट करते हो, कंटेंट आपका कंसोलिडेट हो जाता है, तो आपको रिप्रोड्यूस करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, कंटेंट को, और रिविजन्स भी उसके बाद आपके लिए आसान बन जाएंगे। बस याद रखिएगा कि सोशियोलॉजी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है, तो आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, राइट। आगे है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी ऑप्शनल। देखिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आप हमारे यहां करते हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि आपको बहुत ही रिच कंटेंट मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, है ना, आपको लाइव लेक्चर मिलेगा और उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, है ना। दिस शुड बी एक्चुअली प्लस।
और उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। प्लस आप लाइव लेक्चर होने के कारण क्लास में आपको कुछ डाउट है तो लाइव डाउट पूछ भी सकते हो। प्लस हमारी ओर से आपको टेस्ट भी मिलता है ना। अराउंड 8 टेस्ट हम लोग लेते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए भी आपको आसान हो जाएगा। आंसर राइटिंग के लिए हम एक आपको लेक्चर भी कंडक्ट करते हैं जहां पे आंसर राइटिंग हम आपको सिखाते हैं। प्लस मैं जब पढ़ाता हूं तो हमारे यहाँ फिजिक्स वाला में क्या होता है कि हम लोग बोर्ड को यूज करते हुए पढ़ाते हैं, तो मैं जो बोर्ड पे लिखता हूं है ना, वो भी ठीक है बोर्ड कंटेंट, उसको भी आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा, तो आपके पास इनफ रिसोर्स रहेंगे। इसके ऊपर हमारा फोकस सिर्फ कंटेंट डिलीवरी करके खत्म करने का नहीं होता, हमारा फोकस है कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएं। तो अगर आपको सोशियोलॉजी में अच्छे से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल पिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्क्स के टर्म में बात करूं तो आप इजीली, हर साल देखा गया है कि सोशियोलॉजी में 300 प्लस मार्क्स आते हैं। ऐसे तो 329 भी आ रखा है, लेकिन 300 प्लस आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल से आपको ये भी एक फायदा होगा, है ना। तो आप कैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करें, आप सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि सिलेबस को आप देखिए, है ना। सिलेबस को देख के आइडेंटिफाई सम बुक्स एंड योर सोर्सेज, जैसे नितिन सागवान सर की किताब हो गई, हरलंबस किताब हो गया, है ना, रिट्जर किताब हो गया, या इग्नू का मटेरियल हो गया। आप अपने सोर्स को फिक्स करिए, बहुत ज्यादा सोर्सेज मत रखिए, या किसी कोचिंग का नोट्स हो गया, है ना। उसके बाद आप क्या करिए, इन सोर्सेज से पहले आप फर्स्ट रीडिंग दीजिए। आपको पहली रीडिंग में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, लेकिन आप हाईलाइट करिए, है ना। फिर सेकेंड रीडिंग में आप नोट्स बनाइए। देन फिर उस नोट्स को आप एक बार कंसोलिडेट कर लीजिए, और कंसोलिडेट करने के बाद आप खूब सारे टेस्ट्स लिखिए, और टेस्ट्स के लिए जब प्रिपेयर करेंगे तो आप रिवाइज करते रहिए। तो ये है सेल्फ का तरीका। द अदर वे टू प्रिपेयर सोशियोलॉजी ऑप्शनल इज दैट यू कैन एनरोल इन आवर अपकमिंग बैच एट PW Only IAS, है ना। PW Only IAS के अपकमिंग बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि क्या चीज़ें आपको फ़ायदा मिलेगी। तो यहाँ पे आपको वो नोट मेकिंग का बर्डन नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास का ही कंटेंट इनफ हो जाएगा। नो नोट्स बर्डन, ठीक है, नो नोट्स बर्डन। आपको क्लास में ही रिच कंटेंट मिल जाएगा। आपको क्लास में ही 8 ऐसे टेस्ट दे दिए जाएंगे जहां पे आप आंसर राइटिंग भी करोगे, और आपको आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन हो जाएगा, और आपको हैंड होल्डिंग करवा दी जाएगी। तो अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ठीक है, सोशियोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, और अगर आपको लगता है यू कांट बी एबल टू डू इट सेल्फ, यू वोंट बी एबल टू डू इट on yourself, then please come and join us. Please enroll into our sociology optional batch, which is going to be launched in the next month by PW Only IAS, and have that confidence that you will do good. ठीक है। इसके अलावा कुछ डूज एंड डोंट्स है। देखिए क्या चाहिए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं तो यू नीड टू बी पेशेंट, क्योंकि न्यू है, बहुत सारे आपको न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे, बहुत सारे न्यू थ्योरीज आएंगी, बहुत सारे न्यू टर्म्स आएंगे, तो आपको पेशेंट होने का जरूरत है। दूसरा, आपका पहला फोकस कहां होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पे, है ना। आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप समाज में सब्जेक्ट में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पाएंगे। रट्टू तोता के बन के एग्जाम निकाल लेंगे अगर ये सोचेगा, तो दैट इज डिफिकल्ट विद सोशियोलॉजी। तीसरा क्या है, आप अपने आप को एक आकलन करिए कि क्या आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, कि आप सोसाइटी के कीन ऑब्जर्वर है क्या। अगर आपका सोशल लाइफ में, है ना, इंटरेस्ट है, अगर सोसाइटी में जो कुछ भी चलता है आप उसको ऑब्जर्व करते हो, तो ये ऑप्शनल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऑब्जर्वेंट नहीं हो तो अप्लाइड क्वेश्चन को हैंडल करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो आप ये चीज एनालाइज कर लीजिए। आप
ट्वेल्थ क्लास की और 11th क्लास की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी जाके देख लीजिए और देख लीजिए कि आप कितने कंफर्टेबल हैं उसमें, वो भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू शुड बी अ पर्सन हु शुड बी कमिटेड टू डू रिविजन्स। क्यों? क्योंकि मैं तो आपको इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल सको, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में इस लेवल का कमिटमेंट और सिंसियरिटी जरूर होना चाहिए कि आप डेली, वीकली और मंथली रिवीजन कर सकें जो भी आपको पढ़ाया गया। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि यू आर गोइंग टू एक्सेल इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल, देन रेस्ट एश्योर्ड दैट यू विल डू गुड इन सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ठीक है। तो आज मुझे आप लोगों को इतना ही बताना था। आई होप दैट दिस video was informative to you and beneficial to you guys. So if you want to join sociology optional, you can connect to the PW Only IAS team. You can go to the app or you can go to the website and join sociology course at PW. है ना? Thank you and have a nice day. Take care and God bless you all. Bye bye.